एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम कार्ड। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ लेकर के आई हूँ, जिसमें आपको जो है बार बार आपको एनसीईआरटी बुक्स खोल करके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने जो आज वीडियो मैं आपको देने जा रही हूँ वो वीडियो है क्लास 6 पॉलिटी। इसी तरीके से आपको सीक्वेंस में हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी सभी की वीडियोस जो है वो आपको मिलती रहेंगी। एंड अगर आप एक बार देख लेते हैं, आप वीडियो समझ लेते हैं एनसीईआरटी, तो आपको दोबारा बुक्स को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप इन्हीं नोट्स को बार बार दोहरा करके पढ़ सकते हैं। मैंने उन्हीं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को उठाया है जो आपके एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। क्योंकि ये ऐसा होता है ना कि हम जब एग्ज़ाम देने वाले होते हैं तो उसके पहले जो है हमें इतना टाइम नहीं बचता है कि हम अपनी बार बार एनसीईआरटी को ही हम रिपीट करते रहें। हमने जो इस वीडियो में बनाया है वो लेसन के अकॉर्डिंग बनाया है, और लेसन से सिर्फ इम्पॉर्टेंट पॉइंट उठा करके इसमें लिखे हैं। थोड़ा बहुत मैं आपको समझा दूँगी एंड थोड़ा बहुत आप इसमें जो लिखा हुआ है उससे ही आप समझ जाएंगे। पहला जो है वो चैप्टर है विविधता की समझ। विविधता, जैसे हमें पता है कि हमारा देश जो है बहुत सी हमारे देश में विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ हैं, भाषाएँ अलग अलग बोली जाती हैं और अलग अलग पहनावे हैं। तो उसी की वही एक चैप्टर है विविधता की समझ। विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। तो उसमें पहला पॉइंट निकलता है कि लद्दाख जम्मू और कश्मीर के पूर्व में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तानी इलाका है। रेगिस्तान से संबंधित लद्दाख से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जिसमें पूछा जाता है कि हमारा जो सबसे ठंडा रेगिस्तान जो है वो क्या है, तो वो आपका लद्दाख होगा। एक ख़ास किस्म की बकरी ये लोग पालते हैं जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। ये लोग एक बकरी को पालते हैं जिससे पश्मीना शॉल बनाई जाती है। पश्मीना शॉल के बारे में आपने सीटेट वगैरह में पढ़ा होगा, वही वही। लद्दाख के रास्ते से ही बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा है। लद्दाख से मतलब रास्ता है जहाँ पर बौद्ध धर्म जो है वो तिब्बत पहुंचा है। तिब्बत का ग्रंथ है केसर सागा, ये इम्पोर्टेंट है आपका। तिब्बत का ग्रंथ केसर सागा है जो लद्दाख में काफ़ी प्रचलित है। नेक्स्ट है हमारा, नीचे की तरफ आ जाइए, केरल। केरल में कहाँ पर स्थित है? भारत के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ये क्या है? ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, केरल कितनी तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है? तो केरल एक तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा मसाले बनते हैं, जैसे बोए जाते हैं, उनकी फसल उगाई जाती है। काली मिर्च जैसे लौंग, इलायची। और केरल में सबसे पहले जो है अरबी यहूदी व्यापारी आए थे, क्योंकि यहाँ पर जो है ये मसाले वगैरह ज़्यादा थे, तो यहाँ पर सबसे पहले कौन आया था? अरबी और यहूदी व्यापारी आए थे। इनका नाम याद रखिएगा, संत थॉमस का नाम। संत थॉमस जो थे वो केरल में सबसे पहले ईसाई धर्म को, मतलब ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले जो थे वो केरल में यही पहुँचे थे, और ये 2000 साल पहले पहुँचे थे। त्यौहार यहाँ पर जो होता है वो ओणम का मनाया जाता है। ओणम जो है उसमें एक नाव प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, ये आप याद रखिएगा। भारत की खोज जो है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, ये बुक का नेम है। इस एनसीईआरटी में मुझे जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे हैं मैंने उनको लिख लिया है। तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको लद्दाख के बारे में पढ़ना है एंड तिब्बत का ग्रंथ आपसे पूछा जाता है। साथ ही साथ संत थॉमस के बारे में भी पूछा जाता है, और वहाँ उसमें केरल में जो ओणम त्यौहार मनाया जाता है उसमें कौन सी प्रतियोगिता होती है, ये भी। जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका विविधता एवं भेदभाव। मतलब हमारे देश में विविधता तो है, लेकिन साथ साथ में क्या है? भेदभाव भी है। तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट एक था तो वो क्या था कि संसार में जो है हमारे मुख्य धर्म कितने हैं? तो हमारे मुख्य धर्म 8 हैं, ये याद रखिएगा। जब हम किसी के पूर्वाग्रह है कि जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं तो उसे पूर्वाग्रह रूप ले, तो वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेता है। तो ये अगर हम किसी के बारे में किसी से मतलब किसी चीज़ को समझे ना, और किसी के मिलने से पहले जो उसकी राय एक बना करके अपने पास रख लें, वो आपका क्या होता है? पूर्वाग्रह होता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है उनका जन्म 1891 एंड मृत्यु जो है 1956 में हुई। वो कहे जाते हैं दलितों के नेता एवं संविधान के पिता, क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा है। हमारा जो थर्ड चैप्टर आता है वो चैप्टर है आपका, जो थर्ड चैप्टर है वो है आपका सरकार। सरकार क्या है? तो सरकार क्या है? सरकार के स्तर 3 हैं, स्थानीय स्तर, राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर। यंग इंडिया पूछ लिया जाता है, तो यंग इंडिया जो है वो आपकी पत्रिका है जो कि गांधी जी के द्वारा संपादित की गई थी।
नेक्स्ट है सफ़रेज मूवमेंट। सफ़रेज का अर्थ होता है वोट देने का अधिकार, और ये मूवमेंट चलाया गया था अमेरिका में, जब महिलाओं को मताधिकार देने का अधिकार नहीं प्राप्त था। मतलब महिलाएं जो थी वो मताधिकार नहीं कर सकती थी, अपने अपने मतलब अपने अनुसार नेता को नहीं चुन सकती थी, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। तो उस टाइम पे 1920 में 1920 के टाइम पर महिलाओं ने एक आंदोलन शुरू किया था, एक मूवमेंट शुरू किया था जिसे सफ़रेज मूवमेंट कहा जाता है। तो आपको याद ये रखना है, एक तो सफ़रेज का अर्थ याद रखना है क्योंकि उसमें बहुत अच्छे से सटीक वर्डों में दिया हुआ है। दूसरा आपको याद रखना है कि अमेरिका में महिलाओं का मताधिकार जो है वो कब हुआ था, तो वो 1920 और इंग्लैंड में 1928 को। अगला क्वेश्चन है स्थानीय सरकार एवं स्वशासन। तो स्थानीय सरकार एवं स्वशासन में ग्राम पंचायत के कार्य सबसे पहले आपको पता होने चाहिए कि ये उसमें आ सकता है, सीटेट में आपका जो पेडागोजी के रूप में आ सकता है, उसमें क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ग्राम पंचायत के कार्य क्या होते हैं? सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण कराना, स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, क्योंकि भाई उनके पास जो आमदनी आती है वो कर से ही आती है। लोगों को रोज़गार देना, व सरकारी योजनाएं लागू करना, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं वो योजनाएं लागू करना है और लोगों को रोज़गार प्रदान करना है। नेक्स्ट है आपका ग्राम पंचायत के आमदनी के स्रोत। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत कौन कौन से हैं? लगाए गए कर से मिलने वाले कर, जैसे मैंने आपको बताया कि उनका जो आमदनी का स्रोत है वो हमारे द्वारा दिया गया कर है। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, जो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई जा रही हैं योजनाएं, उनके द्वारा जो राशि आती है उससे समुदाय के काम के लिए मिलने वाला धन। जो कोई भी काम, जैसे कोई योजना चलती है तो उसके द्वारा सरकार कोई ना कोई सरकार क्या करती है, कुछ रुपए भेजती है जिसके द्वारा उस कार्य और उस योजना को चलाया जाता है, तो वो जो है वो भी इसी में आता है। पंचायत के स्तर हैं 3: ग्राम पंचायत, विकासखंड और जिला परिषद। तो ये मैंने आपको इसमें 4 लेसन आपके कवर हुए हैं, और 4 लेसन में जो इम्पोर्टेंट है मैंने आपको वही बताया। नेक्स्ट है आपका गांव का प्रशासन। गांव के प्रशासन में सबसे पहले आता है पटवारी। तो पटवारी कौन होता है? इसको हम लोग जो आम भाषा में बोलते हैं लेखपाल, या सरकारी कर्मचारी भी कह सकते हैं, ग्रामीण अधिकारी जो होता है, ये सब इन्हीं के नाम है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोले जाते हैं। तो पटवारी जो होता है, जो लेखपाल होता है, उसका मुख्य काम क्या होता है? पटवारी का काम ज़मीन को नापना एवं उसका रिकॉर्ड रखना। कई जगहों पर खेत नापने के लिए एक लंबी जंजीर का प्रयोग करते हैं, जिसे ज़रीब कहते हैं। यह नाम याद रखिएगा कि जिन जगहों पर खेत नापने के लिए एक लंबी जंजीर का प्रयोग किया जाता है उसे जरीब कहा जाता है। तो जो हमारी वो होती है गांव के प्रशासन में जो होता है, गांव के प्रशासन में आपका एक चीज़ और दिया हुआ है कि जिलाधिकारी के नीचे जो तहसील होती है वहाँ पर तहसीलदार होते हैं और पटवारी मतलब लेखपाल होते हैं। उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 में क्या होता है लिखा हुआ है? इस कानून के अंतर्गत बेटियां महिलाओं को भी क्या हुआ, ज़मीन जायदाद में हक। मतलब ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लेकिन आपको समझ लेना है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम कब आया था? 2005 में। और इसमें क्या होता है कि पहले क्या था कि जो भी ज़मीन जायदाद जो है वो सिर्फ लड़कों को मिलती थी, मतलब बेटों को मिलती थी। लेकिन अब से क्या हुआ, ये आपका हक हो गया कि महिलाएं और जो बेटियां हैं उनको भी ज़मीन जायदाद पाने का हक है। अगला जो चैप्टर है वो नगर प्रशासन पे है। अभी तक आप गांव के बारे में पढ़ रहे थे, अब नगर प्रशासन है। तो नगर प्रशासन में पहला है कि नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। जो नगर से रिलेट करते हैं उनके क्षेत्र में एक नगर निगम होगा, उसको नगर निगम कहते हैं। शहर को वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। और आपको याद होगा अभी जल्दी ही पार्षद के चुनाव भी हुए थे, थोड़ा टाइम हो गया है अभी, लेकिन तो शहर को वार्डों में पहले तो बांट दिया जाता है और हर वार्ड में क्या होता है, एक पार्षद होता है। जैसे इसमें होता है पार्षदों द्वारा समितियां बनाई जाती हैं, मतलब अलग अलग समितियां बना दी गई, फिर अलग अलग जो लोग होते हैं उनको लागू करने के लिए उनमें लोग रखे जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं, और उनको लागू करने के लिए आयुक्त जो होते हैं, प्रशासन अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं, उनमें निर्णय और प्रशासनिक कर्मचारी जो होते हैं वो काम करते हैं। और ये जो आयुक्त और जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं इनकी सरकार नियुक्ति करती है। इनका जनता जो है वो जनता के द्वारा नहीं होता है। पार्षद जो होते हैं वो निर्वाचन के द्वारा होते हैं, उनको हम लोग चुनते हैं। उनका चुनाव जो होता है वो वोट डालकर लोगों के द्वारा किया जाता है। 1994 में
प्लेग फैला था। उस टाइम पे क्या हुआ था, गंदगी के कारण ये जो है बहुत ज़्यादा लोगों की मौतें भी हुई थी और उस टाइम पे प्लेग फैला था। ये सन याद रखिएगा, सन आपके में आ सकते हैं। जिसमें उसके बाद एक और पॉइंट आया कि सफाई में पहले स्थान पर जो है चंडीगढ़ है और दूसरे स्थान पर सूरत। नेक्स्ट चैप्टर है आजीविकाएँ। आजीविकाओं में ये चैप्टर ज़्यादा कुछ तो उसमें मुझे दिखा नहीं इम्पोर्टेंट, लेकिन आपको नाम याद रखने, ये नाम आपके इम्पोर्टेंट हैं सीटेट के लिए कि किस गांव की बात की गई है, किस उसमें। तो तमिलनाडु में कलपट्टू गांव और नागालैंड में चकी संघ समुदाय। तो ये इम्पोर्टेंट है, नागालैंड में चकी संघ समुदाय जो है ये आपसे पूछा जा सकता है। सो यहीं से क्लास 6 की एनसीईआरटी जो है वो आपकी ख़त्म होती है। कल जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका SCERT के लिए होगा, मतलब एस्टेट जो देने वाले हैं, सुपर टेट जो देने वाले हैं, यूपी बोर्ड और उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जो किताबें चलती हैं उनका पूरा जो है मैं आपको क्लास 6 का पॉलिटी का देने वाली हूँ। ये आपका NCERT का था। NCERT में मुझे ज़्यादा कुछ जो इम्पोर्टेंट लगा मैंने सिर्फ उसी को लिखा है, एंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसमें आपने देखा मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, और जो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा मैंने उसको नहीं लिखा है। तो ये जो है आपका मेरे हिसाब से आपकी हर एग्ज़ाम्स के लिए क्लास 6 की NCERT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपकी 12-13 मिनट का वीडियो देख लीजिए और क्लास 6 की पॉलिटी जो है वो आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आप कहेंगे तो मैं इसको उस पर भी PDF बना करके भी सेंड कर दूँगी। एग्ज़ाम वर्ड के नाम से टेलीग्राम पर है, सो आप उसमें जा कर के भी देख सकते हैं। एंड कल जो है SCERT क्लास 6 की पॉलिटी आपके सामने आएगी। फ़िलहाल के लिए बाय बाय, एंड चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो काफ़ी सोच समझ कर बनाए हैं। मतलब जो एग्ज़ाम्स में आने वाले क्वेश्चंस हैं मैंने उन्हीं को ध्यान में रख करके बनाए हैं। तो कमेंट में शेयर करिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड, क्योंकि कल SCERT क्लास 6 की पॉलिटी आने वाली है। थैंक यू, बाय बाय।